तो आज हम शरीर की एक बहुत ही कह सकते हैं जरूरी केमिकल फैक्ट्री के अंदर झांक रहे हैं। कैटेकोलामाइन बनाने का रास्ता। हमारे पास ना एक तरह का नक्शा है, एक आरेख जो दिखाता है कि कैसे एक आम सा अमीनो एसिड फेनिलएलनिन, उससे डोपामाइन, नॉरएपिनेफ्रेन और एपिनेफ्रेन, हाँ वही एड्रेनालिन जैसे जरूरी अणु बनते हैं। आज कोशिश रहेगी कि इसके जो मेन स्टेप्स हैं और उनका मतलब क्या है वो समझें। बिल्कुल, और ये समझना जरूरी है कि ये कोई सीधी सड़क नहीं है। ये रास्ता असल में टायरोसिन मेटाबॉलिज्म से जुड़ा हुआ है और उसके भी अपने कई मोड़ हैं, कई अहम नतीजे निकलते हैं उससे। अच्छा, तो चलिए एकदम शुरुआत से शुरू करते हैं। फेनिलएलनिन से कैसे शुरू होता है ये सफर? देखिए, पहला कदम है फेनिलएलनिन का टायरोसिन में बदलना। इसके लिए एक खास एंजाइम लगता है, फेनिलएलनिन हाइड्रोक्सिलेज, और एक हेल्पर मॉलिक्यूल भी, BH4 को फैक्टर कहते हैं इसे। BH4, ओके। हाँ, और ये BH4 बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये एंजाइम मतलब फेनिलएलनिन हाइड्रोक्सिलेज ठीक से काम ना करे या फिर मान लीजिए BH4 ही कम हो, तो फेनिलएलनिन शरीर में जमा होने लगता है और उससे फेनिलकीटोनूरिया यानी PKU नाम की एक सीरियस कंडीशन हो सकती है। आरेख में इसका जिक्र है। ओह अच्छा, तो मतलब पहले ही स्टेप पर एक तरह का चेक पॉइंट है। अब ये टायरोसिन बन गया, इसका क्या होता है? आपने कहा इसके कई रास्ते हैं। हाँ बिल्कुल, टायरोसिन ना समझिए एक जंक्शन पॉइंट जैसा है। अगर इसे कैटेकोलामाइन वाले मेन रास्ते पर ही आगे जाना है तो फिर एक और एंजाइम आता है, टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज, और इसको भी फिर से BH4 चाहिए होता है। ये डोपा बनाता है, पर यहीं से बात थोड़ी और फैलती है। टायरोसिन दूसरे रास्तों पर भी मुड़ सकता है। अच्छा, जैसे कि? एक रास्ता तो जाता है मेलानिन बनाने की तरफ, वही पिगमेंट जो हमारे स्किन को कलर देता है। इसके लिए टायरोसिनेज एंजाइम चाहिए। अगर उसमें कोई दिक्कत हो तो मेलानिन नहीं बनता और एल्बिनिज्म हो जाता है। एल्बिनिज्म, ओके। और दूसरा रास्ता? हाँ, एक और रास्ता है जो होमोजेंटिसिक एसिड की तरफ जाता है। अगर इस रास्ते में एक एंजाइम होमोजेंटिसिड ऑक्सीडेज काम ना करे तो एल्केप्टोनूरिया नाम की कंडीशन होती है। वैसे नॉर्मली ये होमोजेंटिसिक एसिड टूटकर फ्यूमरेट बनता है, जो फिर हमारे सेल की एनर्जी फैक्ट्री TCS साइकिल में चला जाता है। बाप रे, मतलब एक ही चीज से कितनी अलग अलग चीजें जुड़ी हैं। खैर, वापस मेन रोड पर आते हैं। डोपा बन गया, अब अगला स्टॉप? डोपा से बनता है डोपामाइन। इसके लिए चाहिए डोपा डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम और एक और हेल्पर विटामिन B6, पाइरिडॉक्सिल फॉस्फेट। विटामिन B6। हाँ। और यहीं पर वो आरेख में कार्बिटोपा दवा का जिक्र आता है, याद है? वो दवा इसी एंजाइम को रोकती है, पर सिर्फ शरीर के बाकी हिस्सों में, ब्रेन में नहीं। इससे क्या होता है कि पार्किंसंस के मरीजों को जो एल-डोपा देते हैं ना, वो ज्यादा मात्रा में ब्रेन तक पहुंच पाती है जहां उसकी जरूरत है। अच्छा, ये तो बहुत स्मार्ट तरीका है। और डोपामाइन, ये तो खुद ही बहुत इंपॉर्टेंट है ना? ये सिर्फ एक बीच का पड़ाव तो नहीं है? अरे बिल्कुल नहीं, डोपामाइन अपने आप में एक बहुत बड़ा न्यूरोट्रांसमीटर है। हमारा मूड, मोटिवेशन, मूवमेंट, इन सब में इसका रोल है। पर हाँ, कहानी यहां रुकती नहीं। डोपामाइन आगे बदलता है नॉरएपिनेफ्रिन में। इसके लिए लगता है डोपामाइन बीटा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम और एक और विटामिन C। विटामिन C? सच में? जो हम सर्दी जुकाम के लिए लेते हैं? हाँ वही है ना, मजेदार। ये भी हमारे न्यूरोट्रांसमीटर बनाने के लिए कितना जरूरी है। वाकई कमाल है। और फिर आता है आखिरी बड़ा खिलाड़ी, एपिनेफ्रिन, एड्रेनालिन। नॉरएपिनेफ्रिन तो खुद ही इतना पावरफुल है, शरीर को इसे एड्रेनालिन के बदलने की क्या जरूरत पड़ती है? ये सवाल अच्छा है। देखिए, नॉरएपिनेफ्रिन से एपिनेफ्रिन बनाने का काम करता है एक एंजाइम PNMT, और इसको मदद चाहिए होती है SAM नाम के एक मॉलिक्यूल की। पर सबसे इंटरेस्टिंग बात यहाँ ये है कि कॉर्टिसोल, जो हमारा मेन स्ट्रेस हार्मोन है, हाँ कॉर्टिसोल, वो इस PNMT एंजाइम को बढ़ावा देता है। मतलब ये कि जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो बॉडी ज्यादा एड्रेनालिन बनाती है, वही फाइट और फ्लाइट वाला रिस्पॉन्स। तो स्ट्रेस सीधे सीधे इस रास्ते के फाइनल प्रोडक्ट को बढ़ा सकता है। ये तो क्या गजब की लिंकिंग है। अब ये सब पावरफुल मॉलिक्यूल बन तो गए, पर बॉडी इन्हें हमेशा ऑन तो नहीं रख सकती। इनको बंद कैसे किया जाता है? सही कहा आपने। इनको कंट्रोल करना, इनको तोड़ना भी उतना ही जरूरी है जितना बनाना। इसके लिए दो मेन एंजाइम है, COMT और MAO, कैटेकोल ओ माइथिल ट्रांसफरेज और मोनोअमीन ऑक्सीडेज। COMT और MAO, ओके। हाँ, ये एंजाइम क्या करते हैं कि डोपामाइन, नॉरएपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन, इन सबको तोड़कर इनएक्टिव टुकड़ों में बदल देते हैं, जैसे VMA और HVA, वेनिलिन मैंडेलिक एसिड और होमोवेनिलिक एसिड। और पता है, इन टुकड़ों की भी अपनी अहमियत है। अच्छा, कैसे?
डॉक्टर्स यूरिन में इनकी मात्रा चेक करके अंदाजा लगा सकते हैं कि बॉडी में कैटेकोलामाइन का लेवल क्या चल रहा है, जो कभी-कभी कुछ खास तरह के ट्यूमर जैसे फियोक्रोमोसाइटोमा का पता लगाने में मदद करता है। तो ये पूरा बनना और टूटना सब कुछ बहुत बारीकी से कंट्रोल होता है। तो हमने देखा कि कैसे एक सिंगल एमिनो एसिड से शुरू होके एंजाइम्स और विटामिन्स की पूरी टीम मिलकर हमारे मूड, स्ट्रेस रिस्पॉन्स, हार्ट रेट, ना जाने कितनी चीजों को कंट्रोल करने वाले मॉलिक्यूल बनाती है। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या निकालें? देखिए, निचोड़ ये है कि ये रास्ते कितने ज्यादा आपस में जुड़े हुए हैं। विटामिन B6, विटामिन C, BH4 जैसे न्यूट्रिएंट्स, कॉर्टिसोल जैसे हार्मोन्स, ये सब सीधे सीधे असर डालते हैं। अब जरा सोचिए, इस इतने नाजुक बैलेंस में जरा सी भी गड़बड़ी हो जाए, चाहे वो खाने पीने में कमी से हो या स्ट्रेस से या कोई जेनेटिक कारण हो, तो उसका हमारे पूरे स्वास्थ्य पर, खासकर हमारे दिमाग के केमिकल बैलेंस पर कितना गहरा असर पड़ सकता है। ये सवाल हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी लाइफस्टाइल, हमारी डाइट, हमारी मेंटल हेल्थ, ये सब चीजें अंदर ही अंदर कितनी गहराई से जुड़ी हुई हैं।